डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। तो अभी तक हमने जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने बात की थी डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिजाइन। तो उसके अंदर हमने बात की थी कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स को, कंक्रीट स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करने के लिए हम कौन कौन से मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके अंदर हमने बात की थी वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में, अल्टीमेट लोड मेथड के बारे में और लिमिट स्टेट मेथड के बारे में। तो दोस्तों, आज के दिन जो सबसे ज्यादा जिस मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, उसका नाम है लिमिट स्टेट मेथड। तो जो लिमिट स्टेट मेथड है हमारा, वो हमें हर तरीके से जो भी स्ट्रक्चर हम डिजाइन करते हैं और जो भी उस स्ट्रक्चर से हमारे रिक्वायरमेंट है, वो सभी तरह की रिक्वायरमेंट्स को हमारी फुलफिल करता है। जैसे कि जो स्ट्रक्चर है हमारा, उसके अंदर जब अल्टीमेट लोड जब उस पर लगता है तो उस टाइम पर वो हमें सेफ्टी देता है। और इसके अलावा जो नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस के अंदर जब हम स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर जो सर्विसेबिलिटी चाहिए, सर्विसेबिलिटी का मतलब ये है कि उसके अंदर हमें जो स्ट्रक्चर है हमारा, उसके अंदर देयर शुड बी नो क्रैक्स या उसके अंदर डिफ्लेक्शन टाइप इस तरह की कोई चीज हमें नहीं मिलनी चाहिए थ्रू आउट इट्स लाइफ स्पैन। तो दोस्तों, जो हमारा लिमिट स्टेट मेथड है, ये सबसे बेस्ट मेथड है आज के दिन। और हम जितना भी स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं उसके अंदर हम लिमिट स्टेट मेथड का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है, ये आप ये कह सकते हैं कि एक स्टार्टिंग स्टेप है। अगर आपको आज की वीडियो अगर समझ में नहीं आई, इसके बारे में जो आज की वीडियो जो भी कुछ इसके अंदर हम बता रहे हैं, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर, अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आती है तो आपको आगे इसके अंदर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसके अंदर की जो हम अजम्पशंस इस्तेमाल करेंगे लिमिट स्टेट के अंदर, इन फ्लेक्चर मतलब बेंडिंग के अंदर, जो हम लिमिट स्टेट मेथड्स का यूज करते वक्त जिन जिन अजम्पशंस का इस्तेमाल करते हैं, वो हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो दोस्तों, इसके अंदर हम कुछ टर्म्स हैं जो कि हम इसके अंदर यूज करेंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया है शुरू में। जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, इसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि भाई जो कंक्रीट जो होती है उसको जैसे हम डेजिग्नेट करते हैं M10, M15, M20, M30। तो M का मतलब होता है मिक्स, और बाकी जो पीछे लिखा हुआ है 10, 15, 20, वो उसकी होती है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ या उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग। तो अब हम बात करते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कंक्रीट की क्या होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मींस द स्ट्रेंथ वैल्यू ऑफ मटेरियल बिलो विच not more than 5% of the test results are expected to fall. In other words, there is only 5% probability of the actual strength being less than the characteristic strength. It means ये है कि जो हम कंक्रीट इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ 5% से कम नहीं होनी चाहिए। जो भी हम यूज डेजिग्नेट करते हैं कि M20 है, तो अगर उसकी स्ट्रेंथ अगर 5% से कम है तो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ नहीं कहलाएगी। तो उसको करने के लिए हम एक सैंपल लेते हैं, जैसे क्यूब्स तैयार करते हैं, 100 क्यूब्स तैयार करते हैं, और फिर उसमें देखते हैं कि उसकी कितनी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है हर क्यूब की। तो अगर मान लिया उसके अंदर 5 से ज्यादा अगर क्यूब्स फेल हो जाते हैं जिस भी स्ट्रेंथ के लिए हमने वो डिजाइन किया है, तो फिर वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ नहीं कहलाएगी। लेकिन दोस्तों, हम हर जगह पर तो 100 क्यूब्स नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हमें लिमिटेड सी कंक्रीट तैयार करनी पड़ती है। जैसे कोई कहीं पर 10 क्यूबिक मीटर, कहीं 20 क्यूबिक मीटर, कहीं 50 क्यूबिक मीटर। तो उसके हिसाब से हम क्यूब्स को प्रिपेयर करते हैं, तो हर सैंपल के लिए तैयार करते हैं। तो एक सैंपल के लिए 3 क्यूब्स बनाते हैं, जैसे हमारे कहीं पर 2 सैंपल लिए, कहीं 4 सैंपल लिए, उसकी क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। तो उस केस के अंदर भी हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, जिसको कि हम FCK से डिफाइन करते हैं। तो जैसे ये ग्राफ आपको दिखाया गया है, तो इस ग्राफ के अंदर जैसे मान लिया इधर हम नंबर ऑफ क्यूब्स लेते हैं और इधर ये हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है।
तो इसको देखते हुए जैसे हम अगर ये ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये हमें इस तरह से एक बेल शेप का ग्राफ बनता है। तो इस ग्राफ से भी, इसकी मदद से भी हम किसी भी सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। हमें जरूरी नहीं है कि हमें हर बार 100 क्यूब से तैयार करने पड़े। अगर मान लिया हमने 5 क्यूब 10 क्यूब सैंपल तैयार किए हैं तो उसके बेस पर भी हम ये चेक कर सकते हैं कि जो हमारा जो कंक्रीट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी एफसीके की वैल्यू कितनी है। तो एफसीके इज इक्वल टू एफएम माइनस के इंटू एसडी। एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन, के कांस्टेंट होता है, तो इसके जरिए हम एक उसकी एफसीके की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो ग्राफ आपने बनाया है, तो हमें इसके अंदर ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ अगर ये पता हो कि भाई कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, इट मीन्स कि जो कंक्रीट है हमारी उसके अंदर 5% से ज्यादा हमारे सैंपल फेल नहीं होने चाहिए। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं स्टील की। तो स्टील की भी इसी तरह से कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है, उसको हम एफ वाई से डिनोट करते हैं। तो जो स्टील की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो लेते हैं वो उसकी हम यील्ड स्ट्रेस लेते हैं या 0.2% प्रूफ स्ट्रेस के बराबर भी मानते हैं। तो उसी तरह से उसके अंदर भी जब हम उसके सैंपल्स को लेते हैं और उसके अंदर भी उसी तरह से जो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसके अंदर 5% से ज्यादा सैंपल की वैल्यू उससे कम नहीं आनी चाहिए, उसकी यील्ड स्ट्रेंथ से कम नहीं आनी चाहिए। अगर कम है 5% से ज्यादा की सैंपल की वैल्यू कम है तो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ नहीं कहलाएगी। तो इसी तरह से इसके अंदर भी वही फॉर्मूला है, इसके अंदर एफ वाई लेते हैं क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है स्टील की उसको एफ वाई से डिनोट करते हैं और कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को हम एफ सी के से डिनोट करते हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो उसी तरीके से हम इसके अंदर स्टील की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकालते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक लोड। तो दोस्तों जैसे हमने आपको बताया था कि जो हमारा लिमिट स्टेट मेथड है, तो लिमिट स्टेट मेथड के अंदर हम जो डिजाइन करते हैं उसके अंदर ये देखते हैं कि भाई जो स्ट्रक्चर के ऊपर जो उसका लाइफ स्पेन है उसके अंदर जो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो लोड आ सकता है वो हम उसके ऊपर डिजाइन करते हैं। तो इसी तरह से वो उसका कैरेक्टरिस्टिक लोड कहलाता है। तो हम ये देखते हैं कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो अब उसके अंदर 95% हमने देखा कि उससे ज्यादा लोड नहीं हो सकता। जो अब जिस कैरेक्टरिस्टिक लोड पे हम अपने स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहे हैं उसकी 95% प्रोबेबिलिटी है कि उससे ज्यादा लोड नहीं होगा। तो उसी तरह से जो हमने लोड निकाला है उसी तरह से ये फार्मूला है वही जैसे हमने पहले लिया था, फ्रीक्वेंसी ऑफ लोड, और ये इसके अंदर ये लोड है, एक्स एक्सिस पे लोड है और वाई एक्सिस पे उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम से मैक्सिमम जो लोड किसी भी स्ट्रक्चर की जो प्रोबेबिलिटी है उसके ऊपर उस स्ट्रक्चर को हम डिजाइन करते हैं। तो दोस्तों अब इसके अंदर अब एक टर्म और आती है, इसको बोलते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स। तो जो हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड था उसके अंदर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते थे, इसके अंदर इसको बोलते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। तो इसके अंदर हम दोनों चीजों के ऊपर, लोड के ऊपर भी और जो मटेरियल की स्ट्रेंथ है उसके ऊपर भी हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर को अप्लाई करते हैं। तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो मटेरियल के लिए है तो उसके अंदर तो जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है उससे हम उसको डिवाइड करते हैं। जैसे लिखा है कि कंक्रीट के लिए कोलैप्स के अंदर कंक्रीट का जो सेफ्टी फैक्टर रहता है हमारा 1.5 और स्टील के लिए रहता है इसकी वैल्यू 1.15। इसी तरीके से जब हम डिफ्लेक्शन ये हमारी जो सर्विसेबिलिटी की बात आती है तो सर्विसेबिलिटी के अंदर डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग दो चीजें देखी जाती हैं। तो उसके अंदर जो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है उसको हमारे जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हैं वो कंक्रीट और स्टील के लिए 1.0 है और क्रैकिंग के अंदर 1.3 और 1.0 हमने रखे हुए हैं। ये सब के सभी जो वैल्यूज हैं दे आर एज पर IS कोड 456/2000। तो हमने उसकी जो डिजाइन स्ट्रेंथ जब निकालते हैं, जो हम जो वैल्यू निकालते हैं कि जिस स्ट्रेंथ के ऊपर हम डिजाइन करेंगे अपने स्ट्रक्चर को, तो उसके अंदर जो उसकी वैल्यू है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ FC के, उसको पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अंदर जब हम
मटेरियल की स्ट्रेंथ को निकाल रहे हैं, तो उसके अंदर ये गामा हम हमारा ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है, इससे हमने इसको डिवाइड किया है जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। इसी तरीके से जो लोड्स हैं हमारे पास, उसके अंदर अब हमें लोड को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो लोड आए उसके अंदर, उसके हिसाब से हमारा स्ट्रक्चर डिजाइन हो। तो उसके अंदर जैसे इसके अंदर जो हमारा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर था, उससे हम इसको गुणा करते हैं। जब हम लोड कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके अंदर जो लोड हमने हमारे पास है, जैसे बहुत तरीके के लोड होते हैं, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, स्नो लोड, अर्थक्वेक लोड। तो उसके अंदर जो भी हमें कॉम्बिनेशन जो लोड का होता है, जहां पर हमें पता है कि भाई यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के अंदर इन लोड्स का कॉम्बिनेशन रहेगा, उसमें डेड लोड या लाइव लोड आएगा, या डेड लोड सिस्मिक लोड आएगा, या डेड लोड कॉन्ट्रीब्यूट टू स्टेबिलिटी, डेड लोड असिस्ट ओवरटर्निंग। जैसे मान लिए ये हम जैसे जो डैम वगैरह बनाते हैं तो उस टाइम पर इन सभी चीजों का ध्यान रखते हैं। तो जो किस टाइप का स्ट्रक्चर है उसमें क्या लोड कॉम्बिनेशन रहेगा, उस लोड कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम उसके अंदर वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन जो है उसके हिसाब से हम लोड को कैलकुलेट करते हैं। मैं फिर आपको बता दूं, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन जो उस स्ट्रक्चर के ऊपर हो सकती है लोड की, उस कंडीशंस को मानकर हम लोड को सेलेक्ट करते हैं कि भाई स्ट्रक्चर पे इतना लोड लगेगा, और उसके हिसाब से हम स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं। तो ये डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशंस आपको बताए गए हैं। ये सर्विसेबिलिटी लिमिट है और ये अल्टीमेट या कोलैप्स लिमिट है, उसके अल्टीमेट लिमिट स्टेट है। तो उसके अंदर अलग अलग कंडीशंस के अंदर, अलग अलग लोड कॉम्बिनेशन के अंदर हम उसको लोड को डिसाइड करते हैं कि स्ट्रक्चर पे कितना लोड आने जा रहा है। तो ये हमारे पास लोड के लिए है। तो हमने लोड भी कैलकुलेट किया है और मटेरियल की स्ट्रेंथ को भी कैलकुलेट किया है। तो ये इन सभी चीजों को हम लिमिट स्टेट मेथड में यूज करते हैं डिजाइन करते वक्त। तो दोस्तों एक ये आपको रेफरेंस के लिए एक चीज दिखाई गई है कि ये हमारे पास एक बीम का क्रॉस सेक्शन है। कोई भी बीम हमने बनाया है, आपने पता है कि जो स्ट्रक्चर हमारा बनता है तो उसके अंदर हम बीम्स का, कॉलम्स का, फुटिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो बीम जो होता है एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है और उसके ऊपर स्लैब का लोड आता है, और ये बीम से जो स्ट्रक्चर का जो लोड आया हुआ है वो कॉलम को ट्रांसफर हो जाता है। तो ये क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है बीम का। तो ये बीम की विड्थ है बी, बी से डिनोट करते हैं। ये इसकी ओवरऑल डेप्थ है, बीम की डेप्थ ज्यादा होती है, विड्थ कम होती है। तो ये सिंगली रेनफोर्स बीम है। हमने सिंगली रेनफोर्स क्यों कहा है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने नीचे की तरफ टेंशन जोन में स्टील को प्रोवाइड किया है। ये हमारा टेंशन जोन कहलाता है। ये जो क्रॉस सेक्शन है हमारा, इसके अंदर ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है, इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन और इसके नीचे टेंशन आती है, जबकि बीम हमारा होता है सिंपली सपोर्टेड, दोनों तरफ से सपोर्ट मिला हुआ है बीम को। तो उसके अंदर ये हमने ये नीचे दिखाया हुआ ये स्टील डाला है, इसको हम AST से डिनोट करते हैं। तो जब ये बीम इसके ऊपर हम लोड लगाते हैं तो लोड लगाने की वजह से इस तरीके से इसके अंदर स्ट्रेन डेवलप होती है। ये स्ट्रेन डायग्राम है इसके अंदर, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पूरा डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको मोटे तौर पर ये मैं बता रहा हूँ। जैसे ये क्रॉस सेक्शन दिखाया है बीम का, तो इसके अंदर जो ऊपर वाले फाइबर्स हैं इसके अंदर कंप्रेशन आती है, नीचे वाले फाइबर्स में टेंशन आती है। क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम है, ऊपर से कंप्रेस होगा, नीचे से टेंस होगा। और इसके अलावा अगर मान लीजिए ये बीम अगर हमारा कैंटिलीवर होता तो कैंटिलीवर के अंदर ये चीजें बदल जाती हैं। जो ऊपर वाले फाइबर्स होते हैं वो हमारे टेंशन में आ जाते हैं और नीचे वाले फाइबर्स कंप्रेशन में आ जाते हैं, तो ये उल्टा हो जाता है। तो उस केस में हम स्टील ऊपर की तरफ डालते हैं। तो ये आगे की बातें सिर्फ अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये हमारा बीम का क्रॉस सेक्शन है, ये इसकी विड्थ बी है, ये इसकी इफेक्टिव डेप्थ डी है, ये ओवरऑल डेप्थ डी है, और ये इसका स्ट्रेन डायग्राम है। स्ट्रेन इसके ऊपर बीम के क्रॉस सेक्शन पे जब लोड लगा हुआ है तो इसके अंदर ये ऊपर वाले फाइबर्स के अंदर कंप्रेशन आई है और नीचे वाले फाइबर्स के अंदर टेंशन आई हुई है। तो दोस्तों हम अब बात कर रहे हैं जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है।
कि जो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंदर, फ्लेक्चर के अंदर, बेंडिंग फ्लेक्चर जिसको हम कह सकते हैं, कि जब हम उस पर लोड लगाते हैं तो उसके अंदर क्या क्या हम अजम्पशंस मानते हैं। अजम्पशंस का मतलब यह है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमें एज्यूम करनी पड़ती हैं, जबकि प्रैक्टिकली वो सभी चीजें पॉसिबल नहीं होती, इसीलिए उनका नाम हमने अजम्पशंस रखा है। अजम्पशंस का मतलब एज्यूम करके चलते हैं कि ये सभी चीजें वहां पर हैं। जो इसके अंदर जो डिजाइन है हमारा, वो या जो भी इसके अंदर जो हम आगे डिस्कस करेंगे, वो सभी चीजें एप्लीकेबल होंगी। तो सबसे पहला हमारा इसके अंदर पॉइंट यही है, एजम्पशन हमारी यही है कि प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। मतलब जैसे कि बीम आपको दिखाया गया है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो ये लोड करने लगने से पहले है, ये हमारा सिंपल बीम है, इसके लोड लगने से पहले इसकी ऐसी शेप थी, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल था ये, लेकिन जब लोड लगता है तो इसकी ये बेंडिंग में इस तरह से शेप बन जाती है जैसे दिखाया गया है। तो इसके अंदर आपको दिखाया गया कि जो ऊपर वाले जो फाइबर्स में कंप्रेशन आएगी, नीचे वाले फाइबर्स में टेंशन आती है। तो जैसे ये इसका आपको दिखाया था, ये क्रॉस सेक्शन है, तो ये जो क्रॉस सेक्शन है ये हमारे पास बीम का क्रॉस सेक्शन है बिफोर बेंडिंग। तो बिफोर बेंडिंग ये हमारा क्रॉस सेक्शन था। तो जैसे आपने देखा कि जो ऊपर वाले सेक्शन है इनके अंदर कंप्रेशन आई हुई है और नीचे वाले जो क्या नाम है फाइबर्स हैं इसके अंदर टेंशन आई हुई है। तो जैसे दिखाया यहाँ पर इसके अंदर दिखाया है, तो ये जो क्रॉस सेक्शन है हमारा बेंडिंग होने के बाद भी इट विल रिमेन प्लेन। ये जैसे दिखाया ये प्लेन है हमारे पास, ये सेक्शन जो है इस तरीके से प्लेन ही रहेगा। इसके अंदर चाहे ऊपर वाले फाइबर्स के अंदर कंप्रेशन आई है तो ये अंदर की तरफ जा रहे हैं और बाहर वाले जो फाइबर्स है बाहर की तरफ जा रहे हैं। इसके अंदर जो इसके अंदर लिखाया है, स्ट्रेन डेवलप्ड इन एनी पार्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। तो जैसे पिछले दिखाया था आपको, पिछले डायग्राम में दिखाया है कि ये इसकी जो न्यूट्रल एक्सिस है इट रिमेन्स प्रोपोर्शनल फ्रॉम इट। ये दिखाया जैसे कि यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ पर कोई स्ट्रेन नहीं है, ये जीरो स्ट्रेन है। यहाँ पर जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इसके अंदर ये फाइबर्स अंदर की तरफ जा रहे हैं और ये जो नीचे की तरफ जा रहे हैं ये एक्सटेंशन हो रही है इसके अंदर। तो ये हमारी एजम्पशंस है। पहली एजम्पशन है कि जो सेक्शन जो है हमारा प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। लोड लगने से पहले भी और लोड लगने के बाद भी इट विल रिमेन प्लेन। सिंपल प्लेन सेक्शन रहेगा जैसे दिखाया गया, ये प्लेन एक्सिस है, ये वाला एक्सिस है हमारी ऐसे प्लेन ही रहेगी जैसे नॉर्मल के अंदर थी। ये जो दिखाया गया ये प्लेन एक्सिस जैसे दिखा रखा है, ये एरो से आपको दिख रहा होगा कि इस तरह से ये प्लेन ही रहेगा लोड लगने के बाद भी। ये हमारा पहला अजम्पशन है। नंबर 2, इसके अंदर लिखा है था मैक्सिमम स्ट्रेन इन द कंक्रीट एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर is taken as 0.0035 in bending। ये जैसे दिखाई इसकी वैल्यू स्ट्रेन जो होती है मैक्सिमम से मैक्सिमम कंप्रेशन के अंदर इट्स वैल्यू विल बी टेकन एज 0.0035। अब ये बात समझने की है कि हमने ये 0.0035 ही वैल्यू क्यों ली, क्योंकि दोस्तों ये इसमें समझने की बात ये है कि जो कंक्रीट होती है इट इज ब्रिटल इन नेचर। तो उसके अंदर जब इस पे अगर ज्यादा लोड लगेगा या इसके अंदर, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके अंदर फिर अगर एक लिमिट से ज्यादा अगर उसके अंदर लोड स्ट्रेन आ जाएगी तो फिर उसके अंदर क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने इसके अंदर इसकी लिमिट कर दी मैक्सिमम 0.0035। ये ग्राफ भी आपको दिखाया गया है, जैसे ये ग्राफ दिखाया है, इट इज ए ग्राफ फॉर कंक्रीट इन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के लिए एक ही ग्राफ दिखाया गया है। इस तरफ एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस पे स्ट्रेस ली गई है और एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन ली गई है। तो इसके अंदर जैसे आपको दिखाया है कि इनिशियली तो जो कर्व है हमारी इट इज पैराबोलिक अप टू 0.002। जब तक हमारी स्ट्रेन होती है 0.002 तब तक जो ग्राफ है हमारा इट्स शेप इज पैराबोलिक। जैसे आपको दिखाया गया कर्व से, पॉइंटर से आपको दिख रहा है कि इसकी शेप जो होती है पैराबोलिक होती है, लेकिन फिर 0.002 स्ट्रेन आने के बाद इट बिकम्स स्ट्रेट, सीधी हो जाती है, इसके अंदर कोई पैराबोलिक नहीं है और इट रिमेन स्ट्रेट अप टू 0.0035।
लेकिन 0.0035 आने के बाद फिर इसके अंदर क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने इसकी लिमिट को ये मानना है कि भाई इसके अंदर इससे ज्यादा स्ट्रेन नहीं आना चाहिए। कंक्रीट के अंदर जो मैक्सिमम लिमिट है स्ट्रेन की, इट इज 0.0035। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है कि कंक्रीट के अंदर मैक्सिमम स्ट्रेन 0.0035 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आपको ग्राफ दिखाया गया है। ये हमारी जैसे ग्राफ की आइडियलिस्टिक कर्व दिखाई गई है एफसीके, जो हमने मानी थी एफसीके की वैल्यू M20 के लिए 20 वैल्यू होती है, लेकिन इसके बाद आपको दिखाई गई आइडियलाइज कर्व फॉर द कंक्रीट इन स्ट्रक्चर। तो दोस्तों इसके अंदर थोड़ा सा और मैं आपको उसके अंदर आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि भाई जो कंक्रीट की वैल्यू थी, हमारे पास एफसीके की वैल्यू है, यहाँ पर ये आ गई एफसीके वैल्यू, लेकिन हम उसके अंदर जब डिजाइन करते हैं तो उसके अंदर इस एफसीके को एज इट इज नहीं लेते हैं, क्योंकि ये जो एफसीके वैल्यू हमें मिली है ये हमें मिली है क्यूब से। तो हमने क्यूब इसके अंदर यूज किए, कंक्रीट के अंदर क्यूब्स बनाया और क्यूब को बनाकर हमने उसको कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में रख दिया। तो दोस्तों आपको पता है कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन कैसे काम करती है। उसके अंदर नीचे भी एक प्लेट होती है और ऊपर से भी एक प्लेट होती है। तो इस तरह दबाव आता है उसके अंदर, जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ऊपर से ऐसे कंक्रीट ऐसे दब रही है उसके अंदर, तो नीचे भी सपोर्ट मिला हुआ है कंक्रीट को और ऊपर से ऐसे कंक्रीट उसको प्रेस कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में हमें एफसीके की वैल्यू मिली है। लेकिन दोस्तों जब आप एक्चुअल के अंदर कहीं पर भी बीम इसके अंदर कंक्रीट को इस्तेमाल करते हैं, जैसे अगर मान लिया हम अगर बीम की बात करें, बेंडिंग की बात करें, तो बेंडिंग के अंदर जो बीम है हमारा, ऊपर से तो स्लैब का लोड आया हुआ है उसके अंदर, लेकिन नीचे उसके अंदर कुछ नहीं है, नीचे खाली है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो क्यूब जो आपने वहां पर टेस्ट किए थे लैब के अंदर, वो जो वैल्यू मिली थी, दैट इज नॉट एप्लीकेबल इन द स्ट्रक्चर। एक्चुअल स्ट्रक्चर के अंदर वो वैल्यू एप्लीकेबल नहीं है। तो इसीलिए हमने क्या किया है, इसकी वैल्यू को कम कर दिया है। इसको हमने लिखा आइडियलाइज्ड कर्व फॉर कंक्रीट इन स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर में जो हमने कंक्रीट इस्तेमाल की है उसके लिए हमने इस एफसी के वैल्यू को डिक्रीज कर दिया, उसको वैल्यू को लिया हमने 0.65 एफसीके, 0.65, 0.67 एफसीके हमने मतलब इसको थोड़ा सा कम कर दिया है। मतलब लगभग आप कह सकते हैं 1.5 से इसको हमने डिवाइड कर दिया, तो हमें वैल्यू मिल गई 0.65 एफसीके। लेकिन जब हम डिजाइन की बात करते हैं, ये हमारा डिजाइन कर्व है। अब इसके अंदर हमने क्या किया, इस डिजाइन कर्व के अंदर फिर दोबारा से ये जो हमारी अब ये स्ट्रक्चर के अंदर हमारी कंक्रीट की जो एफसीके की वैल्यू दैट इज 0.67। अब हम इसके अंदर जो डिजाइन लेते हैं, डिजाइन के अंदर जब डिजाइन करते वक्त जो हम एफसीके की वैल्यू लेंगे उसको फिर हमने डिवाइड किया है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से। इसको बोलते हैं 1.5, जो हमने बताया था पीछे आपको कि जो हमारा फैक्टर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कंक्रीट के लिए होता है बेंडिंग में 1.5। तो हमारे पास 0.67 डिवाइडेड बाय 1.5, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 0.446। इसको हम 0.45 भी लिख देते हैं, 0.45 एफसीके या 0.446 भी, कोई भी मर्जी हम ले सकते हैं। जैसे आपको पीछे आपको दिखाया था, जो कर्व दिखाई थी, इसके अंदर तो ये स्ट्रेस डायग्राम नहीं है। तो ये हमारे पास जब भी हम स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे तो उसके अंदर जो कंक्रीट की वैल्यू ली जाएगी, परमिसिबल या जो भी स्ट्रेस की वैल्यू ली जाएगी कि भाई जो उसके अंदर आ सकती है मैक्सिमम स्ट्रेस, दैट विल बी टेकन एज 0.446 एफसीके। दिस इज एज पर आवर अजम्पशंस नंबर 3। तो यहाँ पर यही सबसे जो इंपॉर्टेंट बात थी समझाने की थी कि ये हमने 0.446 एफसीके वैल्यू हमें कहां से मिली है। ये हमारी आइडियलाइज कर्व है, ये स्ट्रेंथ इन स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब ये स्ट्रेंथ हमारी स्ट्रक्चर के अंदर है कंक्रीट की, और तो उसके लिए फिर हम जब हम डिजाइन करते हैं तो डिजाइन के अंदर इसके ऊपर हमने पार्शियल सेफ्टी फैक्टर अप्लाई किया और फिर ये हमें वैल्यू मिली। तो ये हमारे अजम्पशन नंबर 3 है। चौथी अजम्पशन ये हमारी है, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड। इसका मतलब सर ये है कि जो हमने ये माना था कि जो कंक्रीट है हमारी, दैट इज ओनली स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन, इट इज वेरी वीक इन टेंशन। लेकिन फिर भी
इट टेक्स समवट टेंसाइल स्ट्रेंथ, कुछ थोड़ा बहुत टेंसाइल लोड ले सकती है, लेकिन हमारी एजम्पशन ये है कि हमने इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। जैसी हमारी न्यूट्रल एक्सिस है, अब इस न्यूट्रल एक्सिस के नीचे भी कंक्रीट है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कंक्रीट है, ये पूरा स्ट्रक्चर तो हमने बना रखा है। अब लेकिन हम खाली ये सरिया तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको ग्रिप करने के लिए, पकड़ने के लिए हमें कंक्रीट तो चाहिए, तो हमने यहाँ पर भी पूरे के अंदर कंक्रीट भरी हुई है, हमें इससे इनर्शिया मिलता है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि भाई जो ये कंक्रीट है न्यूट्रल एक्सिस की, इसके अंदर कोई भी इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं है, सभी की सभी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलेगी वो हमें स्टील से मिलेगी, जो भी टेंसाइल स्ट्रेंथ देगा वो स्टील देगा, कंक्रीट की हमने टेंसाइल स्ट्रेंथ को इग्नोर कर दिया है। ये न्यूट्रल एक्सिस ऊपर जो कंक्रीट है हमारी, ये कंप्रेशन में जो हमें स्ट्रेस जो मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है कंप्रेशन की, वो हम कंक्रीट से लेते हैं ऊपर, लेकिन नीचे जो सेक्शन है हमारा न्यूट्रल एक्सिस से नीचे, जैसे आपको दिखाया गया है, इसके अंदर भी कंक्रीट तो है, लेकिन हमने इसकी स्ट्रेंथ को इग्नोर कर दिया है, ये हमारी एजम्पशन है। और हमारी जो सबसे लास्ट एजम्पशन है कि द मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन रेनफोर्समेंट इन द सेक्शन एट फेलियर शुड नॉट बी लेस देन। तो दोस्तों इसके अंदर भी समझने वाली बात यह है कि उसके अंदर हमने जब कंक्रीट की बात करी थी तो उसके अंदर हमने स्ट्रेन कहा था इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और अब हम बात कर रहे हैं स्टील की, तो स्टील के अंदर हम ये कह रहे हैं भाई इससे कम नहीं होनी चाहिए टेंशन, मतलब स्ट्रेन जो है वो जो हमारी रेनफोर्समेंट है या स्टील है उसके अंदर इससे कम रेनफोर्समेंट नहीं होनी चाहिए, इससे कम उसके अंदर स्ट्रेन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है हमारा उसके अंदर जो डक्टिलिटी होती है इट इज ओनली ड्यू टू द स्टील। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जो स्ट्रक्चर हमारा मैक्सिमम डक्टाइल हो, मिनिमम ब्रिटल हो, तो कंक्रीट से ब्रिटलनेस मिलती है और स्टील से डक्टिलिटी मिलती है, तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम इतनी उसके अंदर सेक्शन में डक्टिलिटी होनी चाहिए। तो उसी तरह से हमने इसके अंदर ग्राफ बनाया है स्टील वर्सेस स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, तो इधर स्ट्रेस है और इधर स्ट्रेन है। तो जो ये ग्राफ दिखाया गया है, दिस ग्राफ इज फॉर माइल्ड स्टील, ये माइल्ड स्टील के लिए ग्राफ दिखाया गया है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो माइल्ड स्टील होती है इसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है वो एक फिक्स पॉइंट होता है, तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, इसके अंदर स्ट्रेट लाइन बनती है और फिर उसके बाद इट बिकम्स कांस्टेंट, यहां तक हमारा जो स्टील जो होता है वो रहता है प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर, यहां से यहां तक, और फिर उसके बाद ये कर्व जो है हमारी स्ट्रेट हो जाती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, जैसे आपको बताया एफ वाई स्टील की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है, एफ वाई से डिनोट करते हैं। तो ये माइल्ड स्टील है, तो माइल्ड स्टील का मतलब मैक्सिमम 250, एफ वाई 250 वैल्यू होगी। अब इसके अंदर हमें इसके अंदर इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करना है, तो जो स्टील के लिए जैसे मैंने आपको बताया था जो हमारा फैक्टर सेफ्टी होता है 1.15 होता है, स्टील के लिए 1.15, कंक्रीट के लिए 1.5, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.87 FY, तो हमारे पास इसकी स्ट्रेस आ गई 0.87 FY। लेकिन हमें इसी ये स्ट्रेन, तो स्ट्रेन के लिए आपको पता है कि जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है E इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, तो हमें चाहिए स्ट्रेन, तो स्ट्रेन कैसे निकालेंगे फिर हमने क्या किया, स्ट्रेन इज इक्वल टू 0.87 FY डिवाइडेड बाई ES, तो ES की वैल्यू 2 गुना 10 की पावर 5, तो जो माइल्ड स्टील होता है इसके अंदर ये हमें वैल्यू स्ट्रेन की मिल जाती है, तो ये हम इसके अंदर वैल्यू लेते हैं 0.87 FY डिवाइडेड बाई ES। दिस इज द केस फॉर माइल्ड स्टील। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये माइल्ड स्टील के लिए है। और अगर हम बात करते हैं HYSD हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स, तो उसके अंदर जो हमारी जो कर्व बनती है इस तरह से कर्व बनती है, इसके अंदर देयर इज नो परफेक्ट यील्ड पॉइंट, तो उसके अंदर इस तरह से हमें कर्व बन जाती है यहां पर, तो इसके लिए फिर हम एक एग्जैक्ट पॉइंट नहीं ले पाते हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया, फिर यहां पर ये 0.002 पॉइंट आने की स्ट्रेन आने के बाद जब हमारी स्ट्रेन आ जाती है 0.002 इट बिकम स्ट्रेट, ये जो हमारी कर्व है ये स्ट्रेट हो जाती है,
तो इसीलिए हमने क्या किया है इसके अंदर, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, ये वाली ऊपर वाली कर्व है। अब हमने इसके अंदर डिजाइन कर्व चाहिए, तो डिजाइन कर्व के लिए हमने क्या किया, इसके अंदर उसी तरीके से इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दिया। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दिया, तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो कर्व है हमने इसके पैरेलल लाइन एक ड्रॉ कर दी, यहां से 0.002 पैरेलल के पैरेलल एक यहां पर एक ये लाइन ड्रॉ की, जो कि इसको यहां पर इस पॉइंट पे मिलती है। तो यहां से हमने एक स्ट्रेट लाइन नीचे ड्रॉ कर दी, तो हमें इतनी स्ट्रेन चाहिए, ये इतनी स्ट्रेन इसके अंदर कम से कम होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, यहां पर ये 0.002 तक तो आई गई है ये वैल्यू, इसके बाद इतनी वैल्यू इसके अंदर हमें और ऐड करनी है। तो फिर इसके लिए हमने क्या किया, 0.002 प्लस 0.87 FY डिवाइडेड बाई ES। तो वो वही चीज है जो पहले वाला जो था हमारा माइल्ड स्टील था, तो माइल्ड स्टील के अंदर हमने सिर्फ लिया था 0.87 FY डिवाइडेड बाई ES। अब क्योंकि इसके अंदर इतनी स्ट्रेन और आ गई है पहले से ही 0.002, तो ये भी इसके अंदर हमने जोड़ दिया है। तो ये हमारे पास स्ट्रेन की वैल्यू आ गई कि जब हम स्टील या जो हमारा कोई भी स्ट्रक्चर है फ्लेक्चर के अंदर है, तो उसके अंदर इससे कम, उसके अंदर टेंसाइल जो रेनफोर्समेंट है हमारी, उसमें इससे कम स्ट्रेन नहीं होना चाहिए। उसकी वैल्यू रखी हमने 0.002 प्लस 87 FY डिवाइडेड बाई ES। तो दोस्तों इसके अंदर ये दो पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट स्टेट मेथड्स, तो उसके अंदर आगे हमारा सारा का सारा दारोमदार जो है इन सभी चीजों के ऊपर रहेगा जो अजम्पशंस आपको बताई गई है। हम इन्हीं अजम्पशंस का इस्तेमाल करते हुए आगे जो लिमिट स्टेट मेथड है इसको पढ़ेंगे। तो इसके अंदर इन सभी चीजों का आगे बार बार जिक्र आएगा। तो उसके अंदर जैसे आपको एक ये बात बताई गई है कि भाई जो स्टील है, जो हम रेनफोर्समेंट इस्तेमाल करेंगे उसमें स्ट्रेन इससे कम नहीं होनी चाहिए। और जो पहले आपको कंक्रीट के बारे में बताई है, मैक्सिमम स्ट्रेन 0.0035, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कंक्रीट के अंदर स्ट्रेन इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो उसके अंदर वैल्यू लेंगे हम स्ट्रेस की, कंक्रीट के अंदर स्ट्रेस की वैल्यू हम लेंगे 0.446 FCK, और स्टील के अंदर वैल्यू लेंगे 0.87 FY। तो ये दोनों चीजें आपको बताई गई हैं। इन सभी का आप अगर अच्छे से इसको बार बार देखिए इस वीडियो को, आपको सारी बातें, इनिशियली हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, लेकिन अगर आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार इसको अच्छे से देखेंगे और बहुत ध्यान से एक एक बात को सुनेंगे, तो आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी कि ये सारी चीजें जो हैं इनका क्या महत्व है। ये फार्मूले जो हम बनाते हैं इसके अंदर आगे कि भाई जो हमारा जो सेक्शन बनेगा वो कितना लोड ले सकता है, सेक्शन को डिजाइन करना है हमें, बीम का, कॉलम का, मतलब ये तो फ्लेक्चर की बात हो रही है, बेंडिंग की बात हो रही है। जब हम कंप्रेशन या कंप्रेशन की बात करते हैं तो उसके फिर ये सारे फैक्टर्स बदल जाते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ बेंडिंग की बात कर रहे हैं। तो बेंडिंग के अंदर या फ्लेक्चर के अंदर ये सभी चीजें जो आपको एजम्पशंस बताई गई हैं, इनको बहुत अच्छे से आपको बिल्कुल क्लियरली आपके दिमाग में पिक्चर होनी चाहिए कि भाई हम क्या बात कर रहे हैं। कंक्रीट की बात कर रहे हैं, स्टील की बात कर रहे हैं, उसके अंदर स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, कंक्रीट में क्या स्ट्रेस होगी, कंक्रीट में कितनी स्ट्रेन होगी, इसी तरह से स्टील के अंदर कितनी स्ट्रेस होगी, कितनी उसके अंदर स्ट्रेन होगी। ये सभी बातें मैं आपको बहुत बार बार रिपीट करके ये सभी बातें बता रहा हूं, क्योंकि आगे का जो हमारा सारा का सारा जो लिमिट स्टेट मेथड है या जो भी कुछ हम आगे पढ़ेंगे, बीम के बारे में, कॉलम के बारे में, स्लैब के बारे में, सिंगली बीम, डबली बीम, टी बीम, जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं आगे, ये सभी की सभी चीजें जो इस आज की वीडियो में बताई गई हैं, इनका हम आगे बहुत बार बार इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपसे फिर बार बार आपको यही बात कहने जा रहा हूं कि आप इनको बहुत अच्छे से, अजम्पशंस को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ें, समझने की कोशिश करें कि अभी क्या बातें कही जा रही हैं, क्या बातें समझाई जा रही हैं,
क्योंकि इसके अंदर इसके बिना आगे हमें कुछ भी बात हमारी समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें अच्छे से समझ में आई होगी, और इसको ज्यादा से ज्यादा आप इसको वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें आगे और से ज्यादा और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए हमें इसके अंदर प्रोत्साहन मिले। और थैंक यू वेरी मच।